तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा खोज 1951, खोजकर्ता अमलानंद घोष। कालीबंगा ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है और ये स्थल कालीबंगा दो शब्दों से बना है, काली और बंगा, अर्थात इसको कह सकते हैं अर्थात काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां के नाम से जाना जाता है। यह स्थल कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में वर्तमान में इससे कहते हैं हनुमानगढ़। वर्तमान में कहा ये? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ क्वेश्चन आएगा तो हनुमानगढ़ लगाएंगे। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले या कह लो हनुमानगढ़ जिले में, हनुमान या इसका हटा दे, गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है, जिसे कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। इसी कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर एक और कस्बा है जिसे पीलीबंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर पर एक और कस्बा है, जैसे कालीबंगा कस्बा है उसी तरह से एक कस्बा और है, उसका नाम है पीलीबंगा, जो वहीं पर है हनुमानगढ़ जिले में। तो पीलीबंगा मतलब ये काले रंग की चूड़ियां, ये पीले रंग की चूड़ियां। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, पीलीबंगा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइए, कालीबंगा अलग है, पीलीबंगा अलग है, लेकिन दोनों एक ही जिले में एक ही नदी किनारे लगभग है। ठीक है? तो इस तरह से ये कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले में या गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज ऊपर मैंने लिखा है, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन व्यापक खुदाई 1959-60 में ब्रिजबासी लाल और बालकृष्ण थापर ने की थी। मैंने कहा ब्रिजबासी लाल और बालकृष्ण थापर ने मिलकर की थी, क्योंकि इन्होंने अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल ऑफ ऑर्थोलॉजी के जो स्टूडेंट थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए बाकायदा यहाँ पर खुदवाया था। व्यापक खुदाई इन लोगों ने कराई थी। खोजकर्ता अमलानंद घोष है। कहीं कहीं पर 52-53 दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, 51 डेट है। ये किताब की अथेंटिक किताब अमलानंद घोष ने की, और कहीं अगर ये विकल्प नहीं आता तो खोजकर्ता इनको मान लेते हैं। तो ब्रिजबासी लाल और बालकृष्ण थापर ने व्यापक स्तर पे यहाँ पर खुदाई कराई थी। जब इन लोगों ने व्यापक स्तर पर खुदाई कराई थी तो इन दोनों को
कालीबंगा से दो टीले प्राप्त हुए, एक पूर्वी टीला, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, ध्यान देना, यहां से दो टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। क्लियर हो रहा है? ये दो जो दोनों टीले प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दोनों ही रक्षा प्राचीर प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, जिनको हम पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। तो कालीबंगा का सबसे पहले हम लोग पश्चिमी टीला देखते हैं कि कालीबंगा का पश्चिमी टीला क्या है। कालीबंगा का पश्चिमी टीला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला था, कुछ इस तरह से। ये कालीबंगा का ये पश्चिमी टीला है। ठीक है, पश्चिमी टीला है। इस टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। ठीक है, इस टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। जब ये पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला कहलाता है, जब इसकी खुदाई हो रही थी तो इसी टीले के नीचे, ठीक है, इसी टीले पर या नीचे, इसी टीले के नीचे प्राक सैंधो संस्कृति, प्राक सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले थे। यानी प्राक संस्कृति मतलब क्या होता है? प्राक सिंधु संस्कृति का मतलब यह होता है कि प्राक का मतलब सिंधु से पहले। जैसे मान लीजिए कि एक सभ्यता है, ये सभ्यता नष्ट हुई तो उसके ऊपर दूसरी सभ्यता आ गई, वो नष्ट हुई तो तीसरी आ गई। जैसे सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में जब पश्चिमी टीले खुदाई हो रही थी तो वहां पे क्या कुशाण कालीन स्तूप मिला, तो कुशाण काल यहाँ पे था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सिंधु से पहले जो सभ्यता होगी, यानी किसी भी सभ्यता से पहले कोई सभ्यता होगी तो उसमें प्राक लगता है। प्राक का मतलब पूर्व, यानी पूर्व की सभ्यता, यानी पूर्व सिंधु सभ्यता। तो काली स्थान तो वही रहेगा कालीबंगा। तो कालीबंगा से पूर्व सिंधु संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, यहां से क्या मिला है? कालीबंगा से यहां से मिला है हल से जुता हुआ, हल से जुता हुआ खेत मिला है। यहां से, यहां क्या मिला है? एक हल से जुता हुआ खेत मिलता है यहां पे। लेकिन स्थान का नाम क्या कहलाएगा? वो कालीबंगा। क्वेश्चन आता है कि हल से जुता हुआ खेत कहाँ मिला, तो कहेंगे कालीबंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं तो वो किस काल का है, वो हल से जुता हुआ खेत मिला है, तो कहेंगे प्राक सिंधु संस्कृति। सिंधु नहीं लगेगा, तब यहाँ प्राक सिंधु लगेगा, है ना। सैंधो मतलब सिंधु। तो यानी हल से जुता हुआ खेत मिला है, और एक खेत जो है कुछ इस तरह से है, इस तरह से। इसमें क्या है? पूरब से लेकर के पश्चिम तक, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी एक साथ दो फसलें बोई जाने, एक साथ दो फसल बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। यानी एक साथ दो फसल बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरब से पश्चिम जो है वो बोया जाता है चना, यानी ये वाला हिस्सा, यानी पूरब से पश्चिम क्या बोते थे? खेत में चना बोते थे। और उत्तर से दक्षिण में क्या बोते थे? तो इसमें सरसों बोते थे। तो एक साथ दो फसलें बो जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो पूरब से, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि पूर्व से पश्चिम, तो क्या है? पूर्व से पश्चिम चना है। और आधा है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आएगा तो क्या लगाएंगे आप? लगाएंगे आप सरसों।
तो इस तरह से ये देखा गया कि कालीबंगा से हमें हल से जुता हुआ खेत तो मिला है, लेकिन खेत वो किस काल का है? प्राक सिंधु काल का है, जो हल से जुता हुआ है, क्योंकि यहां से हमको क्या मिलती है? यहां से हमको एक बस्ती मिलती है और उस बस्ती में ये हल मिलता है। ठीक है, हल से जुता हुआ खेत मिलता है। तो क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ये कहाँ मिला, तो आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि आप कालीबंगा ही लगाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राक सिंधु संस्कृति के अवशेष में हमको ये मिला। अब आइए फिर हम सिंधु पहुंच जाते हैं वापस। तो वापस हम जब सिंधु में आते हैं तो ये भी जो है दोनों ओर, ये चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये देखिए ऐसे घिरा हुआ है, ये चारों ओर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। मैंने पहले बता चुका है कि रक्षा प्राचीर किस काम में आती है, तो आप मालूम ही आप लोग को होगा। फिर ये मैंने आपको बताया था बुर्जहोम, चारों ओर बुर्जहोम मिले हैं। बुर्जहोम भी आप जानते हैं काहे के लिए होता है? ये बाह्य आक्रमण से बचने के लिए, रक्षा प्राचीर जो है वो बाढ़ से बचने के लिए। और इसमें चारों तरफ, इधर भी द्वार है, इधर भी द्वार है, इधर भी द्वार है और इधर भी द्वार है। इस तरह से इसमें चारों तरफ द्वार पाया गया है, यानी चारों ओर कालीबंगा में द्वार पाते हैं। और इसके ये यहां से ये पूरब से पश्चिम ये एक दीवार खींची गई है, एक दीवार खींची गई है, यानी एक दीवार खींची गई है। संभवतः ऐसा रहा करता होगा कि उत्तर दिशा में, संभवतः कहेंगे हम, संभवतः उत्तर दिशा में राजा का परिवार, राजा का परिवार निवास करता होगा। और दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो यहां लिखेंगे संभवतः, संभवतः पदाधिकारी, पदाधिकारी निवास करते होंगे, क्योंकि उत्तर वाले में 3 द्वार हैं जबकि नीचे वाले में केवल 1 द्वार है। तो संभवतः पदाधिकारी यहां निवास करते होंगे दक्षिण दिशा में, और ऊपर वाले में ये। तो इसलिए ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है पश्चिम वाले में ही मिलता है। क्या मिलता है? यहां से हमको, यहां से यानी ये दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में हमको यहां से कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कहेंगे ये कब्रिस्तान, मैंने लिख दिया कब्रिस्तान। फिर यहां से आयताकार 1 2 3 4 5, ये 5 आयताकार चबूतरे मिले हैं। इतने कैसे हैं? 5 आयताकार चबूतरे मिले हैं। क्लियर है? 5 आयताकार चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान मैंने बता दिया, यही चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 आयताकार चबूतरे क्या हैं। तो ऐसे इस तरह से एक आयताकार बता दिया, इस तरह से बना है। ठीक है, और इस आयताकार चबूतरे में क्या है? राख है, पशुओं की हड्डियां हैं, पशुओं की हड्डियां हैं, और क्या है? पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्री है। अब कुछ विद्वानों ने इसे माना है हवन कुंड। क्या माना है? इसे यज्ञ वेदी माना है। ठीक है, यज्ञ वेदी माना है। कुछ विद्वानों ने इसे यज्ञ वेदी माना है, जो आयताकार की बनी हुई है और पशुओं की हड्डियां मिली है। तो इसका मतलब है कि यहां पर पशु बलि दी जाती होगी। इसका अर्थ यह है कि यहां पर पशुओं की बलि भी दी जाती होगी। ठीक है, इसमें पशु और हिरण, हड्डी किसकी है? हड्डी ये हिरण की है। पशुओं में मुख्य रूप से हड्डियां किसकी हैं? हिरण की हड्डियां हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है कि यज्ञ वेदी है, ये धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, यज्ञ करने के रूप में इस यज्ञ वेदी का प्रयोग किया जाता होगा। यानी यज्ञ वेदियों का, कई वेदियां हैं, यज्ञ वेदियों का प्रयोग, यज्ञ वेदियों का, यज्ञ वेदियों का प्रयोग यज्ञ करने के लिए
करने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, ये संभवतः ऐसे लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें यहां से आयताकार शब्द याद रखिएगा, आयताकार। क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा, शब्द याद रखिएगा आयताकार। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। इसके बाद यहां से हमें कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान में कितनी कब्रें हैं, तो इसका यहां पे लिखा है कितनी कब्रें हैं, तो 37 कब्रें हैं। कितनी कब्रें हैं, 37 कब्रें। तो 37 कब्रों वाला कब्रिस्तान नहीं कहेंगे, 37 कब्रों वाला कब्रिस्तान कहेंगे। कहां से मिला, तो कहेंगे कालीबंगा से। और अगर आता है क्वेश्चन समाधि R37, तो इसका विकल्प क्या है, जल्दी से मुझे बताएं। इसका विकल्प क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। थैंक्स महेश, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक्स। ठीक है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, समाधि R37 कब्रिस्तान कहां से मिला है और कितनी कब्रें थी इसमें, जल्दी बताएं मुझे। जल्दी कमेंट करके बताएं। अमित आप बताएं। शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ महेश अब सही है, हड़प्पा से 57, कालीबंगा नहीं कहेंगे। समाधि R37, ये मैंने आपको कब्रिस्तान नाम बताया था। समाधि R37 ये कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, मैंने आप लोग को बताया था। जब समाधि R37 ये कब्रिस्तान का नाम है, ठीक है ना, ये कब्रिस्तान का नाम है। और यहां से कब्रें कितनी मिली थी, 57। तो आप दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, एक बार भूलिएगा नहीं, है ना। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, क्या क्वेश्चन लिखा है, एक 37 कब्रों वाला कब्रिस्तान कहां से मिला, तो कहेंगे कालीबंगा से। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है समाधि R37 कहां से मिला है, तो कहेंगे हड़प्पा से। लेकिन कितनी कब्रें यहां मिली थी, 57। क्लियर हो गया आप लोग को, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां से हमें कितनी कब्रें मिली कालीबंगा से, कालीबंगा से 37 कब्रें मिली। तो 37 कब्रों वाला कब्रिस्तान है ये, वहां 57 कब्रें हैं, नाम काली 37 था उसका। तो ये कब्रिस्तान का नाम है समाधि R30, सॉरी कालीबंगा 37 कब्रों वाला कब्रिस्तान है। यहां पर दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो सेम यही थी सब जगह। क्या थी, ये थी दफनाने की प्रक्रिया। पूरी सिंधु सभ्यता में ये सर्वाधिक है, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ये सर्वाधिक दफनाने की प्रक्रिया। लेकिन लेकिन यहां मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से एक अपवाद मिला है, याद होगा आपको, मैंने हड़प्पा में पढ़ाया था। एक ऐसे कब्र मिली है, इस तरह से, इस तरह से कब्र मिली है एक। और ये कब्र कैसी है, ये कहेगी, ये कहलाएगी दक्षिण उत्तर। ये क्या कहलाएगी, ये दक्षिण उत्तर कहलाएगी, ये उत्तर दक्षिण। तो सिंधु सभ्यता में सब जगह उत्तर दक्षिण है, लेकिन कालीबंगा की एक कब्र ऐसी है जहां से हमें केवल, ध्यान है ना, जहां से हमें उल्टा इसका मिला, उल्टा मतलब दक्षिण उत्तर दिशा में मिला है। एक तो ये क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कालीबंगा से 37 कब्रें मिली, सभी कब्रों में एक ही डेड बॉडी पाई गई है। लेकिन कालीबंगा की एक कब्र में एक नहीं बल्कि दो, ये इस तरह से। तो क्या कहेंगे, युगल। क्या कहेंगे, युगल, युगल शवाधान। क्या कहेंगे इसको, युगल शवाधान, यानी युग्म, एक साथ दो, एक ही कब्र में दो डेड बॉडी पाई गई, यानी एक साथ दो लोगों को भी दफनाया गया है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि दो कब्र एक साथ दो लोग किसमें दफनाया गया, तो कहेंगे कालीबंगा से। ये क्वेश्चन आया है और आ चुका है।
तो ध्यान रखिएगा, एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाने की प्रक्रिया, तीन की भी बात बताएंगे, तीन कहाँ मिलती है, तो एक साथ दो दफनाए जाने के साथ हमको कालीबंगा से मिलता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से अंत्येष्टि क्रिया की तीन अवस्थाएं मिलती हैं। यानी शव, अंत्येष्टि मतलब शव का अंतिम संस्कार, शव का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब है कि अंत्येष्टि क्रिया कितने तरह की मिलती है, तीन तरह की मिलती है। कौन सी मिलती है? नंबर एक, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा क्या है? दाह संस्कार, दाह संस्कार। तीसरा क्या है? आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान। ये तीन तरह का इसमें जो है हमको ये क्रिया मिलती है, एक पूर्ण समाधिकरण की, एक दाह संस्कार की, एक आंशिक शवाधान की। अब मैं बता रहा हूं, अगर आपको मैं इसे पहले समझा देता हूं, अगर समझ में आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं आप कहोगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए सर लिखवा दीजिए, तो मैं लिखवा दूंगा। तो समझ ले पहले क्या होता है पूर्ण समाधिकरण, ये पहले बताते हैं। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि शव को दफनाना। क्या करते हैं कि कब्र को खोदकर उत्तर दक्षिण दिशा में लिटा करके शव को दफना देते हैं। दफनाने के साथ उनके साथ कुछ दैनिक जीवन की कुछ वस्तुएं भी रखते थे, कुछ वस्तुएं भी रखते थे। ये दफनाने की प्रक्रिया जो शुरुआत हमें वास्तविक रूप से देखती है वो यहाँ सिंधु सभ्यता से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, शव को दफनाने की प्रक्रिया एक हो गई। फिर दूसरा क्या है? दाह संस्कार, यानी शव को अग्नि के प्रति सुपुर्द कर देना। क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या करते हैं, शव को बाकायदा चिता सजाते हैं और चिता में जैसे हिंदू कल्चर में दफनाते हैं उस तरह से दफना देते हैं। बाद में उनकी अस्थियों को या तो पानी में बहा देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। यह व्यवस्था सिंधु सभ्यता में थी, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। फिर आंशिक शवाधान की बात करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि शव को खुले मैदान में रख देते हैं, खुले मैदान में रख देते हैं। रखने के पश्चात उसको पशु पक्षी खाने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको एकत्र करके जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। इस क्रिया को ध्यान देना, उनका मतलब मानना यह होता है कि कोई मानो अपने जीवन में कोई भी अगर पुण्य काम नहीं कर सका है तो कम से कम मरने के बाद वो अपना मांस खिला करके इस तरह से वो पुण्य काम कर सकता है। और इस तरह का कल्चर हमको पारसी कल्चर में देखने को मिलता है। अब पारसी वालों का बाकायदा इनका अलग स्थान हो गया है, अब वो विभिन्न स्थानों नहीं करते हैं, वहां पर ये खुलेआम पहले रख देते हैं। जब उसको कई दिन तक रखा रहता है, जब पशु पक्षी को नहीं खाते हैं तब एकत्र करके उनको गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। ये है क्रिया कौन सी? आंशिक शवाधान। तो तीनों प्रकार की क्रिया हमको कहां से मिलती है? कालीबंगा से। क्वेश्चन आता है तो तीनों प्रकार की क्रिया कहां से मिलती है? तो कालीबंगा से। तो आप लोग लिख लेंगे तो यस कर दें, नहीं अगर आप लोग लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो बोलिए लिखा दीजिए। जैसा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मैं वैसा कर दूंगा, वरना फिर आगे बढ़े हम। लिख लेंगे, ठीक। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमने बताया आपको कालीबंगा का, कालीबंगा का हमने आपको पश्चिमी टीला बताया। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, पूर्वी टीला मैंने बताया पहले भी, ये नगर टीला या निचला शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, इसमें कोई नई बात नहीं है। नगर व्यवस्था वैसे ही जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी।
जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। क्या परिवर्तन हुआ वो खाली हम बताएंगे। सबसे पहला तो ये कि वैसे ही भवन होते थे जैसे मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बताया है, लेकिन कालीबंगा के मकान के दोनों ओर सड़कें होती थी। मैंने क्या लिखा? कालीबंगा के मकान के दोनों ओर सड़कें होती थी, लेकिन मुख्य द्वार गली की ओर ही खुलता था। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? कालीबंगा के मकान के दोनों ओर सड़कें होती थी, लेकिन मुख्य द्वार गली की ओर खुलता था। ध्यान रखना, किधर खुलता था? मुख्य द्वार, मैंने कहा मुख्य द्वार गली की ओर खुलता था। सड़कें दोनों ओर होती थी, लेकिन गली जिधर एक साइड, किसी साइड में गली बना देते थे, तो गली की तरफ, ध्यान रखना, गली की ओर ही जो है मुख्य द्वार खोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया आपको वो कौन सा स्थल है जहां के मकान के दोनों ओर सड़कें मिलती हैं। तो कालीबंगा वो कौन सा स्थल है जहां से हमें एक मकान का मुख्य द्वार सड़क की ओर पाया गया, तो वो कहेंगे लोथल। तो ध्यान रखना, ये नहीं समझिएगा कि कालीबंगा के मकान के दोनों ओर सड़कें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सड़क जो है वो मुख्य द्वार जो है वो सड़क की ओर खुलता नहीं, गली की ओर खुलता था। इसके अलावा कालीबंगा में मकान कच्चे होते थे, मकान कच्चे होते थे, और एल आकार, ये अंग्रेजी का एल आकार की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। एल आकार की ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। समझ में आ रहा आप लोग को? इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और फर्श पर प्लास्टर के भी, ठीक है, के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें हम लोग फटाफट। मैंने कहा मकान कच्चे, एल आकार की ईंटे, और फर्श पर प्लास्टर और के साथ, और अलंकृत ईंटे। ध्यान रखने का क्या बताया मैंने? अलंकृत ईंटे हमें कालीबंगा से मिलती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने कहा मकान कच्चे लेकिन नालियां पक्की। नालियां, मैं लिख देता हूं, नालियां, कुआं, दहलीज, दहलीज मतलब सहन, दहलीज, ये सब क्या है? ये सब पक्के होते थे। ठीक है, पक्के होते थे। लकड़ी की भी नालियां बनती थी, लकड़ी की भी नालियां होती थी। कालीबंगा में लकड़ी की भी नालियां होती थी। क्या कहते हो? अंदर का हिस्सा खोखला करके उसको फिर जो है नाली बना देते थे, तो लकड़ी की भी नाली मिलती थी। इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे हम आपको कि लकड़ी की नालियां, सड़कें जो होती थी वो कच्ची होती थी। देखिए, सड़कें जो होती थी, सड़कें कच्ची होती थी। ठीक है, जो
समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ध्यान रखना, कैसी काटती थी? समकोण पर काटती थी। और कैसे काटती थी? कुछ इस तरह से। तो ये सड़कें तो हमें हड़प्पन भी मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली। सर इसमें क्या नई बात है? नई बात क्या, मैं वो बताता हूं। कालीबंगा एक ऐसा शहर था जहां एक साथ छह छह सड़कें गाड़ियां निकल जाया करती थी, ऐसे। यानी तीन इधर और तीन इधर, ऐसे, इस तरह से एक साथ छह छह, यानी छह छह गाड़ियां गाड़ियां निकल जाया करती थी। लगता है अब तो भारत में एक साथ छह छह गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन 1997 से पहले योजना नहीं थी एक साथ छह छह गाड़ियां गुजर जाएं। वाजपेयी के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, लगता है उन्होंने कालीबंगा को पढ़ा होगा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी, जो 1995-97 के बीच में ये लागू की गई थी और 1907 में ये पूरी हुई। सॉरी, 2007 में पूरी हुई थी। 1997 में शुरू किया, 2007 में पूरी हुई थी। ये एक साथ छह छह गाड़ियां भारत में निकल जाने की व्यवस्था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत लाई गई है। लेकिन कालीबंगा में भी ये बहुत पहले से देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया है कि छह छह गाड़ियां एक साथ गुजर जाती हैं। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं। कालीबंगा की ईंटें कैसी होती थी? ईंटें देख लेते हैं। कालीबंगा की ईंटें, कालीबंगा की ईंटें की चाहे माप कोई हो, लेकिन अनुपात निश्चित था। अब अनुपात की बात करते हैं तो याद रखिएगा, 4-2-1, ये अनुपात है। ये अनुपात निश्चित था, चाहे नाप कितनी हो। अगर घटाएंगे, जैसे ये मान लीजिए ये है, जैसे दिया है 28, ठीक है, 14-7, तो इसका अनुपात कितना होगा? 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अगर इस तरह से दिया होगा 30, अगर इस तरह से दिया होगा 30, 15, 7.5, यानी चाहे कोई हो, चाहे ऐसा भी हो सकता है, यानी 40, 20, 10। अनुपात निश्चित था, चाहे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो। लेकिन अनुपात, अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन देता है तो आपको करना क्या है कि आपको अनुपात ऐसे निकाल लेना, इसे काट करके, यानी 7.5, 7.5, और 7.5, यानी 4-2-1। 10 का नाम 10, 10 दूना 20, 10 चौक 40। देखिए अनुपात सबका सेम है, चाहे नाप लंबाई चौड़ाई कितनी हो। लेकिन सबसे बड़ी ईंट कितनी बड़ी मिली ये भी जान लें आप। तो ऐसे में सबसे बड़ी ईंट का जो साक्ष्य है वो कितना है, देख लें आप। इस सबसे बड़ी का है साक्ष्य 52.26, सॉरी अनुपात 26:13। 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 13 छक्को 52। ये आपकी सबसे बड़ी ईंट की माप है। ये क्या है? सबसे बड़ी ईंट की माप है, सबसे बड़ी ईंट की माप। ये सबसे बड़ी ईंट की माप है जो है कालीबंगा में, यानी सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई है। वो है 13-26-50। कहीं कहीं किताब में लिखा है 13-26-51 कुछ, तो 52 है, ठीक है, वो 52 है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहां से क्या क्या फैक्ट मिला है, यहां से क्या क्या फैक्ट मिला है। यहां से फैक्ट क्या क्या मिलता है इसको भी देख लेते हैं। अन्न प्राप्त अवशेष, अन्न प्राप्त अवशेष, यहां से मिला है हमें ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां,
शिवलिंग। और क्या मिला है? ऊंट की हड्डियां, कांसे की सुई, कांसे की सुई। इसके अलावा कांसे की सुई, अग्नि कुंड, हवन कुंड, यानी इसको कहेंगे हवन कुंड। इसके अलावा ऊंट की हड्डियां मैंने बता दिया है। बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर। और क्या मिला है यहां से? इसके अलावा यहां से तांबे की वृषभ मूर्तियां, तांबे की वृषभ मूर्तियां। ठीक है, तांबे की वृषभ मूर्तियां। और क्या है? शिवलिंग, एक सींग वाला देवता, एक सींग वाला देवता आदि। अब बाकी फैक्ट हैं वो हम आपको बाद बता देंगे। इसमें फैक्ट जो और जो आगे आएंगे उसमें अदर इसमें लेक्चर में, इसी में ही सिंधु में, उसको हम उसमें क्लियर कर देंगे। तो ये है, आज नोट कर लें। तो थोड़ा सा मैं मार्केट जा रहा हूं, तो आज इतना ही रखिए, और बाकी हम लोग कल क्लास जो है लेंगे। कल आपको जो है तीनों यानी 6 स्थल हैं, बल्कि 3 बचे हैं, तो तीनों एक साथ, क्योंकि छोटे छोटे हैं। थोड़ा सा लोथल बड़ा है, चनुद्र छोटा है, बनौली छोटा है। अगर ये तीनों जल्दी हो जाएंगे तो कल साथ में आपका धौलावीरा, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मार्केट निकलेंगे, आज इतना ही रखिए, ठीक है। किसी कुछ पूछना तो पूछ सकता है मुझसे, कुछ भी पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई आपके माइंड में हो तो चलिए। जय हिंद।